किस प्रकार से आप संस्कृत व्याख्या करते हैं। संस्कृत व्याख्या को बहुत ही सरल तरीका से आप कैसे कर सकते हो, कुछ चीज़ों को ध्यान में रख करके आप संस्कृत व्याख्या के पूरे नंबर आप ले सकते हो एग्जाम में। किस प्रकार से आपको लिखनी होती है संस्कृत व्याख्या में, क्या क्या लिखना होता है, प्रसंग आप संस्कृत में प्रसंग आप किस प्रकार से लिखोगे, एकदम आसान तरीका। आपको कुछ ट्रिक्स हम ऐसी बताएंगे जो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी जो अपने आप को मानता है वो भी आसानी से कर सकता है और पूरे नंबर ला सकता है। बस कुछ चीजें आप ध्यान रख करके पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल लखन माली में स्वागत करते हैं दोस्तों। 10वीं कक्षा के हम विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं सेकंड पार्ट प्रसंग के विषय में। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने प्रसंग बताया था, किस प्रकार से आप प्रसंग करोगे और अनुवाद कैसे करना होता है, यानी कि प्रसंग सहित आपको हिंदी में अनुवाद करने वाले 2 प्रश्न आपके आते हैं, गद्यांश और पद्यांश का। आज हम इसमें बताएंगे आपको तीसरा और चौथा प्रश्न जो आपके पेपर में आता है। पद्यांश वाला पद्यांश का प्रश्न आता है जिसमें संस्कृत में व्याख्या करनी होती है और प्रसंग भी लिखना होता है, यानी सप्रसंग संस्कृत व्याख्या आप कैसे करोगे। इसके अलावा नाट्यांश वाला एक प्रश्न आता है, इसमें भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। ये दोनों ही प्रश्नों को आप किस प्रकार से करोगे आज के इस वीडियो में ये कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी दोस्तों। बहुत ही सरल तरीका से और बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बताई जाएगी दोस्तों। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी लंबी भूमिका के। आज इसमें हम बताने वाले हैं आपको संस्कृत में प्रसंग आप कैसे लिखोगे, बहुत ही अच्छे तरीका से आपको, बहुत ही सरल तरीका आपको हम बताएंगे। यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी चाहे वो कितना भी कमजोर अपने आप को मानता हो वो भी आसानी से इसमें लिख सकता है। बस 1-2 चीज है जो आपको याद रखनी है, क्या वो आपको बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हम सबसे पहले एक पाठ बताते हैं जिसमें से आपका प्रश्न आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप मान सकते हो, तीसरा पाठ। तो चलिए तीसरा पाठ में आपको लेकर चलते हैं। उसी में से आपको हम एक पद्य बताएंगे जो कि मोस्ट है, इसलिए हम आपको इसी के बारे में बताते हैं किस प्रकार से आप प्रसंग लिखोगे और किस प्रकार से उसकी आप व्याख्या करोगे, वो आपको हम बता देते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं तीसरा पाठ आपके सामने दिख रहा होगा। अब इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको देखिए, पाठ का नाम है, ये देख रहे हो, ये आपका तृतीय पाठ है। पाठ का नाम स्वराष्ट्र गौरवम है। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको हम ये बता देते हैं कि संस्कृत व्याख्या में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है और कौन से इसमें बिंदु होते हैं जिनका हम अनुसरण करते हुए संस्कृत व्याख्या करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो होती है आपकी प्रसंग लिखने की बात होती है। अब प्रसंग आप किस प्रकार से लिखोगे, तो प्रसंग लिखने के लिए आपको याद रखना है एक तो कि जो पद्यांश आपके पेपर में आया है, जो प्रश्न के रूप में आया है, आपको पता लगाना है कि वो पद्यांश आपके कौन से पाठ से आया है, उस पाठ का नाम क्या है, उस पाठ का लेखक कौन है, उस पाठ में क्या बताया गया है, उसकी विषय वस्तु क्या है, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। मान लो कि आपको पाठ का नाम याद नहीं है, तब भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उसका भी समाधान है। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए बच्चों कि उस पद्य में बताया क्या है, उसमें किसके विषय में बताया गया है। ये तो आप जब पढ़ लोगे, आपके अब ज़्यादा पाठ बचे नहीं हैं, लगभग 40% आपका मैटर हट चुका है, तो आपके कुछ पाठ बचे हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो बच्चों। एक बार यदि आपने पढ़ लिया तो आपको याद रहेगा, निश्चित रूप से आप कर पाओगे। यदि आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि इसमें किसके विषय में बताया गया है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपका ये प्रश्न आ जाता है, जैसे कि ये वाला है, मोस्ट है इसलिए आपको ये बता रहे हैं। आपको ये वाला आपके मान लो सवाल आ जाता है और आपसे कहा जाता है कि सप्रसंग व्याख्या करनी है संस्कृत के अंदर, कैसे करोगे, चलिए बताते हैं अभी। तो दोस्तों सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले तो आपको वैसे अन्वय करना होता है, ठीक है, लेकिन अन्वय का जो वीडियो है वो हम आपको अलग से बनाएंगे, सेपरेट सिर्फ और सिर्फ अन्वय के विषय में बताएंगे। अन्वय किस प्रकार से किया जाता है आपको बहुत सरल तरीका से बताएंगे, जिसमें आप कभी भी अन्वय कर सकोगे। कौन सी चीज़ें हैं जो अन्वय के लिए इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से बिंदु होते हैं अन्वय करने के लिए, और क्या क्या मुख्य बातें होती हैं अन्वय के लिए, वो अलग से आपको सेपरेट एकदम हम बताएंगे अगले वीडियो में। इसमें सिर्फ आपको हम प्रसंग बताएंगे, संस्कृत व्याख्या बताएंगे और इसमें विशेष
ये 3 बिंदुओं से आप यदि कंप्लीट अपना काम करते हो तो आपका सप्रसंग व्याख्या वाला जो उत्तर होगा वो कंप्लीट एकदम सही माना जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप देखेंगे, जैसे ये आपका प्रश्न आ जाता है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। अब इसका आपको करना क्या है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं इसका। पहले हम आपको हिंदी में प्रसंग बताएंगे इसका, फिर उसी को हम संस्कृत में अनुवाद कर देंगे। बस हो गया आपका काम। एकदम सरल तरीका से लिखना है आपको, सरल भाषा में लिखना है, रटना नहीं है, कुछ समझने की कोशिश करनी है बस। तो आपका प्रसंग हो जाएगा बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम पाठ से उद्धृत है। देखिए पाठ का नाम हो गया स्वराष्ट्र गौरवम, ठीक है, और आपका तृतीय पाठ है ये। अब इसमें आपको बता ही दिया सारा का सारा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के, ये आपकी किताब का नाम हो जाएगा, स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब आगे आप इसमें लिख सकते हो यदि आपको पता हो कि ये जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है, जैसे कि ये विष्णु पुराण से लिया गया है। यदि ये आपको याद है तो ही आप लिखें, नहीं याद है तो आप बिल्कुल मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसमें सीधा लिखोगे, इस पद्यांश में या इस पद्य में भारत देश की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि, या इसमें महिमा का, या इसमें भारत देश की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि, ऐसे आप इसमें लिख सकते हो। तो बताइए दोस्तों आसान है कि नहीं। आपको सिर्फ 2 ही लाइन लिखनी है। पहली लाइन तो कॉमन है जो आपको रट लेनी है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही आपको हर जगह लिख देना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम पाठ से लिया गया है। अब मान लो यहाँ पर एक दिक्कत आपके हो जाती है, बाई चांस आपको पाठ का नाम याद नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए बच्चों। तो क्या करना है, पाठ के नाम को हटा दो। फिर आप कैसे लिखोगे, सुनो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना से लिया गया है, बस ये लाइन आपको लिख देनी है। फिर आगे क्या लिखोगे आप, आगे लिखना है आपको, इस पद्य में भारत देश की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि। इतना आप लिखते हो तो आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे, इसमें नहीं कटेंगे नंबर। कटेगा तो कोई आधा पौन नंबर कट सकता है, वो भी कम संभावना है। ये आप लिखोगे अच्छे से, इसको सही तरीका से आप संस्कृत में लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे वो आपको समझना है। हम आपको एक लाइन बता रहे हैं, वाक्य सेंटेंस आपको जो एकदम सिंपल बताएंगे वो आपको सभी जगह अप्लाई कर देना है। तो इसमें आपको लिखना होगा, प्रस्तुत पद्यांशः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदनायाः स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात् उद्धृतम अस्ति। ठीक है, उद्धृतम अस्ति, यानी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम इस पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। सिंपल है कि नहीं, ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं, सिंपल भाषा है एकदम। फिर आगे लिखना है, अस्मिन् पद्ये या अस्मिन् पद्यांशे भारत देशस्य महात्म्यं प्रकटयन् कविः कथयति यत्। या फिर आप लिख सकते हो इसमें दूसरी तरीका से, अस्मिन् पद्ये भारत देशस्य महात्म्यं वर्णयन् कविः कथयति। वर्णयन कथयति यानी महत्व का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि, ये इसका मतलब हो गया। तो कहने का मतलब आपको सिर्फ 2 ही लाइन लिखनी है जो कि एकदम सिंपल तरीका से लिखनी है आपको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तुत पद्यांश अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदनायाः स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात् उद्धृतम अस्ति। मान लो आपको पाठ का नाम याद नहीं है, तब कैसे लिखोगे, तब आपको लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश अस्माकं पाठ्यपुस्तक स्पंदनायाः उद्धृतम अस्ति। स्पंदना से उद्धृत है, लिया गया है।
अस्मिन् पद्ये भारतदेशस्य माहात्म्यं वर्णयन् कविः कथयति यत्, वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, ये आपको लिख देना है इसमें। बस इस प्रकार से आपका प्रसंग हो जाता है। अब इसमें क्या है, आपको संस्कृत व्याख्या करने के लिए क्या होगा बच्चों, इसका आपको अर्थ आना चाहिए। यदि आपको इसका अर्थ आता है तो आप संस्कृत व्याख्या कर पाओगे, यदि अर्थ नहीं आता है तो संस्कृत व्याख्या आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो अर्थ करोगे इसका, उसी अर्थ को यदि हम अनुवाद कर देते हैं संस्कृत में तो वही संस्कृत व्याख्या होती है। अब जैसे सिंपल इसका हम आपको अर्थ बताएं तो अर्थ इसका हो जाएगा कि गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्याः स्तुते भारत भूमि भागे। मतलब हो गया कि देवता जहां गीत गाते हैं वे मनुष्य धन्य हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग स्वरूप भारत देश में देवता रूप से अथवा स्वर्ग से भी आकर के दोबारा उत्पन्न होते हैं, अर्थात पुनः जन्म लेते हैं। ऐसा इसका अर्थ है। ठीक है। अब इसी को आपको अनुवाद करना होता है संस्कृत में। आप टूटी फूटी छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे संस्कृत में वाक्य बना दीजिए तो आपकी संस्कृत में व्याख्या हो जाएगी। यानी अनुवाद कर दो आप, वही व्याख्या होती है। कैसे करोगे, तो इसमें आप लिख सकते हो कि यस्य महिमायाः देवताः अपि गीतानि गायन्ति तस्य भारतस्य भूमौ ते जना धन्या सन्ति। यानी भारतस्य भूमौ ते जनाः धन्या सन्ति, वे लोग धन्य हैं। कौन से लोग, ये यानी वे या जो स्वर्गस्य मोक्षस्य च स्थानस्य मार्गस्वरूपे भारत देशे देवत्वात् पुनः भवन्ति। मतलब आप लिख दोगे कि भारतस्य महिमाया देवता अपि गीतानि गायन्ति तस्य भारतस्य भूमौ ते जनाः ते मानवाः धन्या सन्ति। ये भारत देशे देवता रूपेण पुनः जन्म प्राप्नुवन्ति, पुनः जन्म लेते हैं, वो इसमें धन्य हैं। आपको केवल अर्थ लिखना है, उसी अर्थ को अनुवाद में बदल देना है। आप इसका अनुवाद ऐसे भी कर सकते हैं कि यत्र यानी जहाँ देवता गीतम गायन्ति। हमने आपको बताया ना, जहाँ देवता गीत गाते हैं। अनुवाद आप इसमें जो पद्य दिया हुआ है उसमें से भी कर सकते हो, तब भी आपका अनुवाद ये संस्कृत व्याख्या मान ली जाएगी और वो भी आपकी सही हो जाएगी। कैसे आप इसी में से लिख सकते हो, कैसे लिखोगे देखिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, जो आपका श्लोक दिया हुआ है इसी श्लोक में से आप व्याख्या कर सकते हो। कैसे, देखिए जैसे लिखा हुआ है आपके देवाः गीतानि गायन्ति किल, तो इसमें आप लिख दोगे कि यस्य या यत्र देवताः अपि गीतानि गायन्ति ते मनुष्य धन्याः सन्ति या धन्यास्तु ते मनुष्याः ये स्वर्गस्य मोक्षस्य प्राप्तेः मार्गस्वरूप भारत देशे देवता रूपेण अथवा स्वर्गेणपि ही आगत्य पुनः जन्म प्राप्नुवन्ति, पुनः जन्म प्राप्त करते हैं। तो आप इसी में से लिख सकते हो कि धन्याः तु ते भारत भूमि भागे, यानी धन्याः ते जनाः भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भूयाः पुरुषाः भवन्ति सुरत्वात्। ऐसा भी लिख सकते हो, तब भी आपका नंबर नहीं कटेगा बच्चों, क्योंकि इस श्लोक के अंदर भी तो आपका वही भाव है जो आपने हिंदी में अर्थ किया था, वही का वही इसमें भी लिखा हुआ है। तो आप इसमें से भी व्याख्या कर सकते हो। कुल मिला के जो अनुवाद आप हिंदी में करोगे उसी को संस्कृत में व्याख्या में बदल देना है, वही संस्कृत व्याख्या कहलाती है।
ऐसे करके आप संस्कृत व्याख्या कर सकते हो बच्चों। अब इसके बाद में एक आपको विशेष लिखना होता है। विशेष में आप 1 लाइन लिख सकते हो, 2 लाइन लिख सकते हो, आपको जो भी इसमें विशेष लगता है, जो आपकी समझ में आता है वो आप लिख सकते हो। आप बता सकते हो कि इसमें क्या बताया गया है। आप बता सकते हो कि भारत देशस्य महत्वम इसमें दर्शितम, अत्र भारत देश महत्वम दर्शितम, या फिर आप बता सकते हो कि भारत देशस्य महिमा सर्वे स्वीकुर्वन्ति, अत्र सर्वे जना देवस्वरूपा सन्ति, या फिर आप इसमें कोई व्याकरण से संबंधित टिप्पणी कर सकते हो, वो भी विशेष में आ जाती है। जैसे आप लिख सकते हो कि गायन्ति ही, तो यहाँ बता सकते हो प्रथम पुरुष बहुवचन है। ऐसे आप कोई भी बसंती का रूप बता सकते हो, व्याकरण से संबंधित कोई भी टिप्पणी आप बता सकते हो, ये सब विशेष में आ जाता है। तो ऐसे करके आपकी संस्कृत व्याख्या पूरी हो जाती है दोस्तों। अब इसमें इसी प्रकार का आपका प्रश्न जो है वो नाट्यांश वाला आता है एक, तो नाट्यांश वाला भी इसी प्रकार का है, उसमें भी कोई खास बात नहीं है। उसके अंदर भी आपको क्या करना होता है, उसमें भी आपका वही है, जैसे आपको प्रसंग बताया उसी प्रकार से आपको प्रसंग लिखना होता है। जैसे मान लो कि आपका चौथा पाठ है, अब चौथे पाठ के अंदर से आपका मान लो प्रश्न आ जाता है, तो आप सबसे पहले तो प्रसंग लिखोगे। तो प्रसंग में आपको हमने बताया था कि प्रसंग आप कैसे लिखोगे, तो उसी प्रकार से आपको प्रसंग लिखना है जिस प्रकार से हमने आपको अभी बताया था। तो आपको प्रसंग लिखना होगा बच्चों। कैसे लिखोगे प्रसंग, जैसे मान लो कि इसी में से आपके आ जाता है, जैसे ये मान लो यहाँ से कैसे लिखोगे, तो प्रसंग लिखोगे प्रस्तुत नाट्यांशः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदनायाः जृंभस्व सिंह दंतांस्ते गणयिष्ये इति पाठात् उद्धृता हास्ति। ठीक है, इस पाठ से उद्धृत है। अब आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मूल रूप से ये जो आपका पाठ है वो कहाँ से लिया गया है। तो मूल रूपेण अयम पाठः महाकवि कालिदास विरचितस्य अभिज्ञान शाकुंतलमिति नाटकस्य 7 अंकात् संकलिताः। या आप सीधा लिख सकते हो अभिज्ञान शाकुंतलात् उद्धृताः या संकलिताः। अस्मिन् अंशे राजा दुष्यन्ताः यदा महर्षि मारीचस्य आश्रमं प्रविशति तदा तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य सिंहशिशुक्रीडां व्यवहारचंचलतां च पश्यतीति वर्णितम्। ये इसमें वर्णन किया गया है। तो मुख्य रूप से इसमें यही वर्णन इसके अंदर दिया गया है। अब जो हम बोल रहे हैं ये आपकी इस किताब में भी लिखा हुआ है। जैसे ये देखो यहाँ लिख रहा है सर्वदमनस्य शिशु क्रीडाम व्यवहार चंचलताम च दृष्ट्वा तस्य मनसि बालकम प्रति स्वाभाविकम आकर्षणं च उत्पन्नम भवति। ऐसे आप इसमें प्रसंग लिख दोगे, प्रसंग के बाद में आप इसमें व्याख्या कर दोगे। तो आपने प्रसंग देख ही लिया। किस आपको सबसे पहले तो जो लाइन आपको फिक्स बताई है वो लाइन लिखनी है, और इसका लेखक पता हो तो वो लिख देना है, इसमें क्या बताया गया वो लिख देना है। तो ऐसे करके 3 चीज़ आपको लिखनी होती है प्रसंग के अंदर। अब व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में आपको क्या करना होता है। व्याख्या में कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो इसमें लिखा हुआ है उसका हिंदी अर्थ करना है और उसी को आपको संस्कृत में ट्रांसलेट कर देना है, वही व्याख्या हो जाती है। उसी को हम व्याख्या कहते हैं, बस सिंपल सा यही है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि इसमें लिखा है आपकी जैसे नेपथ्य लिख रहा है। ठीक है, तो नेपथ्य आप जानती है, नेपथ्य नेपथ्यता ध्वनि श्रूयते नेपथ्य। ठीक है, नेपथ्य होता है। आगे लिख रहा है माँ खलु चापलम कुरु कथम गतः एवात्मनः प्रकृतिम। तो इस प्रकार से इसमें जो आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है माँ खलु चापलम कुरु कथम गत एवात्मनः प्रकृतिम, मतलब चंचलता मत करो, क्या वही अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ये नेपथ्य में से आवाज़ आती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, जैसे राजा कहता है कर्णम दत्वा या ध्यानेन अवधानेन। कर्णेन दत्वा का मतलब यही है कान लगा करके, यानी ध्यान पूर्वक, आप ऐसे लिख सकते हो। इसका आपके हिसाब से जो लिखा हुआ है उसको आपको अनुवाद कर देना है। आगे लिख रहा है अभूमि इयम अविनयस्य, यानी मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब यह स्थान तो अशिष्टाचरण के योग्य नहीं है, अशिष्टाचरण के योग्य नहीं है। मतलब ये राजा कह रहा है, देखो अभूमि इयम अविनयस्य, यानी विनय का मतलब आप जानते शिष्टाचार होता है, और अविनयस्य यानी अशिष्टाचार, यानी अयम स्थान या इदम स्थानम अशिष्टाचरणस्य योग्यम नास्ति, ऐसे आप लिख सकते हो। तो ऐसे आप लिख दोगे, अनुवाद करते जाओगे और उसका संस्कृत में आप उसमें ट्रांसलेट कर दो, तो वो आपकी व्याख्या हो जाती है। एकदम सिंपल है। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आप पाठ को पढ़ो, उसके शब्दार्थों को याद करो और उसका हिंदी अर्थ याद करो।
हिंदी अर्थ अपने आप हो जाएगा जब आप 2-3 बार पढ़ लोगे पाठ को। उसके बाद में आप ये चीज़ करोगे तो निश्चित रूप से आप कर पाओगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी बच्चों आपको। तो आशा करते हैं ये जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं इसमें आपका कोई भी प्रश्न यदि है अभी भी बाकी आपके कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत आपको है इसमें प्रसंग से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप फटाफट कमेंट करिए हमें, आपको हम उसका जवाब जरूर देंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। फिर एक अगले टॉपिक के साथ में एक अगली नई जानकारी के साथ में आपसे फिर मुलाकात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।